जब आपको हरमाइनी कैरेक्टर मिला परिग्ना, उससे पहले आप कितने साल से डबिंग कर रहे थे? आई थिंक अराउंड 1 या 1.5 साल से सिर्फ। अच्छा, तुमने नई डबिंग शुरू की थी? बहुत नई की थी और मैंने कहा ना, मैंने लाइव एक्शन किया ही नहीं था। पहली बार मेरे विचार एंड वाइब्स में कोई सिंगर आई है। नी पट्टुकु वदलनन विचूबेना कल्लू। तुमने AR रहमान सर के साथ भी काम किया और तुम्हें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं था। जो अच्छे सिंगर हैं वो अच्छी डबिंग भी कर सकते हैं। डबिंग की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कर सकते हैं। जिंगल आपने गाए हैं इतने सारे, थोड़ा एक दो जिंगल्स गाए हैं बहुत सारे, लेकिन वो अभी मुझे सारे याद नहीं है। मुझे एक कैडबरी वाला बहुत याद है, क्योंकि ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे रहे पिछले 2 सालों में जिसमें क्या मैंने लिखे थे और परिग्ना ने उसमें मेन लीड किया था। एक था सीक्रेट इन्वेजन में एमिलिया क्लार्क। दुनिया जल रही है और चिंगारी आपने भड़काई है। तो एनिमेशन में भी आपने बहुत अमेजिंग कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे बेन 10 में ग्वेन आपने किया हुआ है, सैली बॉलीवुड में सैली, जुरासिक वर्ल्ड, कैम्प क्रिटेशियस एंड क्योस थ्योरी में यस्मीना आप करते हो, ड्रैगन बॉल जी में आप गोकू की बहू बनती हो यानी गोहान की वाइफ। करेक्ट, विडेल। परिग्ना आप मिनी माउस की सिंगिंग वॉइस हो। करेक्ट। परिग्ना एक मिनी माउस की वॉइस में ना एक कुछ बॉलीवुड गाना सुना दो यार, मजा आ जाएगा। ओके, ट्राई करते हैं। परिग्ना, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू सो मच। Thank थैंक you यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विचार एंड वाइब्स एपिसोड्स। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, परिग्ना ने मुझे मैसेज किया एक दिन, इन्होंने देखा था वो एपिसोड करण वाला और उसमें करण के एपिसोड में हमने जिक्र किया था परिग्ना का, क्योंकि वो मेरी शुरुआती यादों में से एक है जब मैं आर्टिस्ट लोगों से मिल रहा था। करेक्ट। आई वॉज वर्किंग विद टाइम एंड डेस्टिनी एज एन इंटर्न। तो वहाँ पर करण आता था, तुम आती थी, बेन 10 करने आते थे तुम लोग। राइट। तब तुम हैरी पॉटर फिल्म करती थी, उसमें तुम हरमाइनी का कैरेक्टर करती थी और तुम करण से मिली थी। वो चीज़ मैंने उसमें भी जिक्र किया कि तुम किस तरीके से मिली थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था कि मैं क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने हैरी पॉटर देखी थी और हैरी पॉटर हिंदी में देखी थी मैंने, और आके मैं उन आर्टिस्ट से मिल रहा था। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग हरमाइनी। ओहो। क्योंकि बहुत लोगों की वो बचपन की यादें हैं, है ना, उस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। आई एम ऑल्सो थैंकफुल एक्चुअली कि मुझे वो करने मिला। इट्स अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर फॉर मी एज वेल। तो कैसे मिला? क्योंकि शुरू की 2 फिल्में राष्ट्रीय जी ने की हैं, करेक्ट, है ना, हरमाइनी की वॉइस। तुमने 3rd फिल्म की है, तो वो रोल कैसे मिला तुम्हें? तो बेसिकली मैं उस वक्त बहुत नई थी इंडस्ट्री में और मैंने लाइव एक्शन किया भी नहीं था। मैंने सिर्फ एनिमेशन किया था तब तक। ओके। पर जब से मैं आई थी तब से जो भी मुझे, मतलब जैसे कोई भी, अगर मैं यूटी में चली जाऊं या कहीं भी, तो सबका एक ही ओपिनियन होता था मेरी आवाज सुन के तुरंत, लाइक नी जर्क रिएक्शन है, इसकी आवाज तो राजश्री जैसी है। अच्छा। तो लोगों को ये लगता था कि मेरी आवाज बहुत मैच करती है उनसे, जो करती होगी आई एम श्योर। और मतलब वो जमाना वो था, वो अनुश्री राजश्री, ये 2 बहनें इंडस्ट्री को रूल करती थी, राइट? मतलब जहां भी जाओ सिर्फ उनकी आवाज है। एंड वेरी टैलेंटेड, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, मतलब दे वर अल्टीमेट। करेक्ट। तो मैं भी बहुत खुश, मुझे आई ऑलवेज टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि अरे वाह, मेरी ऐसे मतलब किसी की जैसी आवाज है जो कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। और इनफैक्ट उनकी मॉम मेरी मिठी बाई में शी यूज्ड टू टीच मी। अच्छा। आशा मैम। अच्छा। तो वो मुझे पता नहीं था, वो फिर किसी ऑडिशन में वो उनको लेके आई थी, तब मिले, तो वो सब पता चला बाद में। एनीवे, सो वी वर ऑन दिस। तो फिर पहली दूसरी मूवीज तो राजश्री जी ने की थी ऑलरेडी, और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था हैरी पॉटर के बारे में। मैंने ना मूवी देखी थी ना बुक्स पढ़ी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना नाम सुना था, पता था कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, कैरेक्टर है। हाँ। फिर मुझे जब 3rd मूवी आई तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया। तो आई गेस कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से राजश्री जी वाज नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट एट दैट टाइम। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इस कैरेक्टर के लिए फिर से ऑडिशन करेंगे। तो अब क्योंकि मेरी वॉइस उनके जैसी थी, आई एम नाउ नोबडी हैज टोल्ड मी दिस, बट आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि मेरी वॉइस उनके जैसी थी तो उन्हें भी कहीं से पता चला होगा, एली मैम को और उनको सबको, कि इसको बुलाते हैं। एंड ऑल्सो माई सिस्टर उपगना हैड वर्कड विद देम जंगल बुक। अच्छा। तो जंगल बुक में वर्क विथ एली आंटी। अच्छा। हाँ, जंगल बुक जो 2 जो आई थी, जिसमें शांति का कैरेक्टर था, मोगली की जो, मतलब जो लीड फीमेल। अच्छा। तो क्योंकि उनको तभी चाहिए था कि जो गाए भी और वॉइस भी, मतलब कैरेक्टर वॉइस भी वही करे। तो तभी मेरी बहन ने, उपगना ने, मकड़ी में गाने गाए थे, तो तब वहां से कांटेक्ट लेके उन्होंने उसके लिए उसको बुलाया। मकड़ी में जो बच्ची की आवाज है उपगना की है? हाँ, उसके जो सारे गाने हैं वो ओ पापड़ वाले, पंगाना वाले, दैट्स माय सिस्टर उपगना। तो फिर तो किसी तरह से उनको मेरा नंबर मिला और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया।
तो ऑडिशन हमने किया और दे मेड मी मैच द वॉइस ऑल्सो, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश जो हम यूजुअली ऑडिशन करते हैं तो पायलट के ऊपर हम ऑडिशन करते हैं। उन्होंने मुझे पायलट भी दिखाया, कहा कि ये कैरेक्टर है, ये ऐसे बात करती है, उसका ये अप्रोच है, ये एटीट्यूड है, बट एट द सेम टाइम राजश्री जी का भी उन्होंने मुझे सेम सीन दिखाया हिंदी में और कहा कि ये हमें कंटिन्यू करना है, इसमें वो जर्क नहीं आना चाहिए, ये कहीं से डिसकंटिन्यू होके वापस तोड़ा मरोड़ा हुआ नहीं लगना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनका सुन के उसी सीन को वापस रीडअप किया, सेकेंड मूवी का या फर्स्ट मूवी का कोई एक पार्ट था, और तो आई हैड टू मैच हर वॉइस, आई हैड टू मैच एमा वॉटसन्स कैरेक्टर द वे शी हैज पोर्ट्रेड इट। तो तुमको दो डबिंग करनी पड़ी। करेक्ट। दो डबिंग से मेरा मतलब है कि दो रेफरेंसेस के साथ दोनों को मैच कराना पड़ा। पहले तो तुमको एक्टिंग करनी पड़ी इंग्लिश की, और फिर राशि जी की वॉइस को मैच कराना पड़ा। करेक्ट। तो तुम्हारा जो ऑडिशन हुआ था, तुम्हारे साथ किसी और का ऑडिशन भी हुआ था हरमाइनी के लिए? हुआ ही होगा आई एम श्योर, क्योंकि हमेशा होते ही हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन आई गेस 2-3 वॉइसेस तो हमेशा करते ही हैं। फिर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ थर्ड मूवी में और एंड तक तुम नहीं किया। करेक्ट, 8th till the 8th। तो कैसी रही हैरी पॉटर की जर्नी? अमेजिंग है, मतलब दिस हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड यू नो इन माय करियर, यू कैन से। तो मेरे लिए बहुत खास है। और हैरी पॉटर जैसे मैंने कहा मुझे पहले नहीं पता था, पर धीरे धीरे क्योंकि आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि ये क्या चल रहा है स्टोरी में। मतलब ऐसा, मैं थर्ड मूवी तो मैंने कर ली, उसमें वो टाइम ट्रैवल और ये सब चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टोरी में कि क्या कैसे हो रहा है। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स। अच्छा। And I was also, by the way, I watched the movies before I dubbed. तो जो पहली 2 मूवीज थी वो मैंने देखी थी, मुझे कहा गया था कि देख के आना, क्योंकि वो कैरेक्टर सेम मुझे कंटिन्यू करना था। तो मूवीज देखी थी, पर मूवीज इज वन थिंग, व्हेन यू रीड द बुक्स इट्स अनदर थिंग। करेक्ट। तो फिर मैंने सारी बुक्स पढ़ी जितनी आई थी उस वक्त। अच्छा, तुमने बुक्स पढ़ी? हाँ। फिर तो वो तभी तो सारी की सारी आई भी नहीं थी, फिर वो हर 1-1.5 साल में रिलीज होती थी एक बुक, फिर उसके बाद उसका तब तक जितनी बुक्स आई थी तुमने सब पढ़ डाली? हाँ, मैंने सारी पढ़ी। टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। यस, not only to understand character, but even to dive into the world of Harry Potter. Harry Potter world. Yes. Amazing यार। और ये तो एज अ फैन, मतलब अब मैं बोल रही हूँ कि पीपल से ना कि मुझे ये करना है, और फिर जब वो होता है तो ऐसे लगता है कि ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे ड्रीम कम ट्रू पहले हो गया, फिर मुझे रियलाइज हो कि अच्छा यही मेरा ड्रीम था। मतलब आफ्टर आई रेड द बुक्स, आफ्टर आई बिकेम सो अक्वेंटेड एंड लाइक हार्डकोर फैन ऑफ द एंटायर फ्रेंचाइज, एंड मुझे लगने लगा कि यार आई एम सो लकी कि मैं इसके अंदर कुछ कर पा रही हूँ। तो जब तुम ये कर रही थी तब तुम अपने आसपास लोगों को या बच्चों को तुम बोलती थी, या छोटे बच्चों को ऐसा बोलती थी मैं हैरी पॉटर की हरमाइनी हूँ? तब भी तो नहीं बोलती थी, पर अभी बहुत मजा आता है। अभी बेसिकली मेरी बेटी है, वो शी इज फ्रॉम दिस एज ग्रुप के जिसमें उसके सारे दोस्त सब लोग हैरी पॉटर, हालांकि मैंने उसे नहीं दिखाया, मैंने उसको पहले बुक पढ़ोगी उसके बाद ही मूवी देखने मिलेगी। तो उसने नहीं देखा अब तक, लेकिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखा है। तो अभी रिसेंटली हम लोग गए थे एक ट्रिप पे, सब बच्चे और मॉम्स, तो पूरा टाइम वो बच्चे आंटी ये बोल के दिखाओ, वो वाला लाइन बोल के दिखाओ, ये डायलॉग बोल के दिखाओ। तो वैसे सब बहुत चला, तभी नहीं इतना करती थी। हाँ, हालांकि हम लोग, मैं और नचिकेत दोनों बेसिकली, हमें ना बिफोर द मूवी वुड गेट डब्ड, हमें बुलाते थे हम तीनों को, मतलब हैरी, हरमाइनी, रॉन, कभी कभी वोल्डेमॉर्ट, डम्बलडोर। तो हम जो 5-6 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उनको बुलाते थे वो लोग मूवी दिखाने के लिए बिफोर वी डब इट। अच्छा। कि थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि क्या है मूवी में, तो थोड़ा आपको अगर कुछ भी होमवर्क करना है, कुछ प्रेपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ओके। तो हम हमेशा देखते थे पहले, तो वो रिलीज होने के काफी वक्त पहले होता था वो सब कुछ, क्योंकि बाद में तो सब एडिटिंग कई बार तो हमारे पास विजुअल्स भी नहीं होते थे, ग्राफिक्स वगैरह बाद में ऐड होता था, तो रिलीज डेट से काफी पहले ये सब कुछ होता था। तो मैं और नचिकेत उस वक्त कॉलेज में थे, और हम लोग बहुत ऐसे अपने फ्रेंड्स को इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्स को बोलते थे कि अरे मैंने तो देख ली है, पर अब कुछ बताते नहीं थे कुछ भी कि क्या है उसमें। पर ये मजा आता था बताने में कि हमें सबसे पहले देखने मिली। तो ये डबिंग के बड़े अच्छे पर्क्स हैं ये, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग ए राइटर, क्योंकि हम जब मेरे को भी कुछ लिखने को आता है तो रिलीज से 3-4 महीने पहले हम लोग देख लेते हैं वो चीज़, है ना, कम से कम स्टोरी तो पता चल जाती है। कोई ऐसा सीक्वेंशियल चीज़ें चल रही हैं या एक पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है या कोई सीरीज आ रही है, तो उसकी स्टोरी हमको पहले पता चल जाती है। जैसे हैरी पॉटर में भी सब लोग वेट करते थे कि नेक्स्ट फिल्म में क्या होगा, बुक, क्योंकि बुक लोगों ने पढ़ी थी। तो हरमाइनी कैरेक्टर आपने किया, जब आपको हरमाइनी कैरेक्टर मिला परिग्ना, उससे पहले आप कितने साल से डबिंग कर रहे थे?
आई थिंक अराउंड 1 या 1.5 साल से सिर्फ। अच्छा, बहुत कम वक्त हुआ था। तुमने नई नई डबिंग शुरू की थी? बहुत नई की थी, और मैंने कहा ना, मैंने लाइव एक्शन किया ही नहीं था। तो जब मैंने ऑडिशन किया हैरी पॉटर का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने लाइव एक्शन के लिए कुछ बोला हिंदी में। आई डन वन गुजराती मूवी इयर्स अगो, जिसमें मैंने मतलब मूवी थी तो इट वाज अ लाइव एक्शन थिंग, छोटा सा कैरेक्टर मैंने किया था। वॉइसिंग की थी कि एक्टिंग की थी? नहीं, मैंने उसके लिए डब किया था, क्योंकि वो एक्टर के पास नहीं, उनको किसी और से करवाना था। मैं एक्चुअली गाने के लिए गई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि सेम एज ग्रुप है, डबिंग ट्राई करोगी? क्योंकि मेरी लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज गुजराती वाज गुड, उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा ट्राई करो। तो वो फिर मैंने कर दिया था तभी। गाने का जिक्र किया तो दोस्तों आपको बता दूं, परिगना बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। परिगना के साथ एज ए सिंगर मैंने काम नहीं किया है, एज ए वॉइस आर्टिस्ट भी हमने अभी तक काम नहीं किया है शायद, है ना? हाँ। कोई प्रोजेक्ट में। तुमने पढ़ाई की है साइकोलॉजी की? हाँ। डबल एमए है परिगना, साइकोलॉजी में और एंड गुजराती लिटरेचर। तो पहले लिटरेचर में किया या पहले साइकोलॉजी में? पहले मैंने साइकोलॉजी में किया, जो कॉलेज के कंटिन्यूएशन में टीवाई मैंने साइकोलॉजी मेजर किया। उसके बाद आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अच्छा। और मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में। दैट स्पेशलाइजेशन वाज काउंसलिंग। अच्छा। और उसके तकरीबन 5-6 साल के बाद मैंने गुजराती लिटरेचर में मास्टर्स किया। ऐसा क्यों किया? तो ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे फिर से कुछ करूंगी। जब एमए किया साइकोलॉजी में तो उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं किया आपने? नहीं, बेसिकली मेरा प्लान कभी भी एकेडमिकली मैं जो भी कर रही हूँ उसको परस्यू करने का था ही नहीं। ऐसा क्यों था? मैं बचपन से, मुझे म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट मेरे पेरेंट्स ने स्पॉट किया, और उन्होंने मुझे सिंगिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। तो आई थिंक मैं 6 साल की थी तब से मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रही थी। क्या बात है। और उसके बाद फॉर 14 years, नेक्स्ट 14 years आई वाज लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। और ये एक प्लान जैसे बनी गया था कि सिंगर बनना है तुमको। सिंगर बनना है। हाँ, अभी मुझे तो याद भी नहीं है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट था भी कि नहीं, या क्या, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे पहले से ये पता था कि हाँ मुझे सिंगर बनना है। वो मुझे कहा गया था। समंदर में फेंक दिया तो तैरना सीख गया, और अब वही तैरते जा रहे हैं। करेक्ट। तो वही गोल से, तो एजुकेशन वाइज भी अभी मैं, आई वाज वेरी गुड एट एकेडमिक्स। स्कूल वूल में आई यूज्ड टू टॉप एंड एवरीथिंग। और मुझे इंटरेस्ट भी था पढ़ाई में, मैं बहुत पढ़ाकू रह चुकी हूँ हमेशा से। पर जब कॉलेज के लिए जाना था आफ्टर 10th, तो 10th में मेरे बहुत अच्छे, मतलब मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। आई कुड हैव गॉन फॉर साइंस एंड एवरीथिंग, पर मुझसे कहा गया कि मैंने आर्ट्स ले लो, उसमें क्या कुछ प्रेशर वेशर नहीं है, कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उसमें करनी नहीं पड़ेगी, तो तुमको म्यूजिक के लिए टाइम मिलेगा। वेरी नाइस। लेकिन ये बहुत तुमको कैसा लगता है ये डिसीजन जो तुम्हारे पेरेंट्स ने लिया, जो तुम्हें बताया? हाँ, ऑब्वियसली तुमसे पूछ के या तुम्हारी रजामंदी रही होगी तभी तुमने उसको परस्यू किया, तो तुम्हें कैसा लगता है? पता नहीं, मतलब आई स्टिल डू वंडर कि अगर वो नहीं होता, अगर मैं समझो साइंस में जाती, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनती, क्योंकि वो मुझे बायोलॉजी वगैरह पहले से नहीं पसंद था। बट आई वॉज वेरी गुड एट मैथ, मुझे फिजिक्स पसंद था, तो शायद मैं कुछ उसमें भी शायद कर लेती, क्योंकि उसके लिए जो चाहिए था वो मेरे पास था। तो आई समटाइम्स वंडर कि अगर मैं एकेडमिक्स की तरफ चली गई होती तो मैं पता नहीं क्या करती। हो सकता है एंड आई वुड हैव डन वेल, इज व्हाट आई बिलीव। तो रिग्रेट करती है उसको? रिग्रेट तो नहीं करती, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ उसमें भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। करेक्ट, मैं वहीं पे आ रहा था। हाँ। तो 20 साल तुमने इस इंडस्ट्री को दे दिए। हाँ, 22 साल। तो सेटिस्फाइड हो जो काम किया अभी तक, वॉइसिंग का, सिंगिंग का? हाँ, मतलब इफ आई लुक एट द एंटायर स्पैन ऑफ टाइम ओवर 2 decades नाउ, तो ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स काफी सारे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत, जो जैसे कहते हैं ना कि बिजी आर्टिस्ट की जो दिन में ऐसे 4-5 स्टूडियोज में यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, उस तरह से मैंने मे बी फॉर अ वेरी लिटिल वाइल आई डिड इट व्हेन आई वाज फोकसिंग कि मुझे एक अपना एक फंड जमा करना है उस दौरान, बस। उसके अलावा, उसके पहले तो मैं पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद भी फिर आई बिकेम अ लिटिल काम की मुझे ये नहीं सब सूट कर रहा है, मैं अपनी शांति से अपना काम करूंगी, अपने पेस में चलना है, अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट लेना है। तो ऐसे मैंने क्वांटिटी में शायद इतना ज्यादा काम नहीं किया जो और आर्टिस्ट कर सके 20-22 साल में, लेकिन मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, तो आई फील गुड अबाउट व्हाटएवर आई हैव डन। सिंगिंग की बात करते हैं, तुमने जिंगल्स गाए हैं, फिल्मों में गाया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो जैसे गाना बचपन से ही चल रहा था, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह में सब में जाती थी, और फिर वैसे ही कुछ कॉन्टैक्ट्स नए बनते गए। देयर वाज दिस शो कॉल्ड आओ झूमे गाएं, जो अन्नू कपूर जी होस्ट करते थे। हाँ, करेक्ट। तो उसमें भी मैं फाइनल में आई वाज द फर्स्ट रनर अप। अच्छा। इफ यू रिमेम्बर निहिरा जोशी, डू यू नो?
शी इज अ वेरी गुड सिंगर. शी केम फर्स्ट, आई केम सेकंड, एंड देन हिमानी कपूर अच्छा वाज थर्ड. तो हम तीनों अभी भी वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑल थ्री ऑफ अस. वेरी नाइस. तो मतलब ये सारी चीजें जो होती गई लाइफ में, उसकी वजह से नए नए कॉन्टैक्ट्स बनते गए. एंड मी बीइंग गुजराती, मैंने एक दो गुजराती मूवीज में गाया है. अच्छा. उसके अलावा माय सिस्टर वाज आल्सो, जैसे मैंने कहा, उसने मकड़ी में गाया था, फिर उसने ब्लू अम्ब्रेला में गाया विशाल भारद्वाज जी के लिए. तो फिर उसको भी बहुत बार आते थे, तो उसमें साथ साथ में कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता था. तो वैसे मैंने सिंगिंग के भी काफी कुछ ऐसे एड्स वगैरह कर लिए. अच्छा परिग्ना, सिंगिंग की बात हो रही है तो तुमने ए.आर. रहमान सर के साथ भी काम किया और तुम्हें पता ही नहीं चला? पता ही नहीं था. सो बेसिक वो खुद तो थे नहीं, इसलिए नहीं पता चला ऑब्वियसली. मतलब उनकी म्यूजिक पे तुमने गाना गाया? हाँ. तो ये दिस वाज अ कोरस, जो बैकिंग वोकल्स जो होते हैं वो, दैट वाज द पार्ट. तो जब स्वर्णिम गुजरात जब हुआ था 12-13 इयर्स अगो अगेन, तो तभी उन्होंने बहुत बड़ा उसका एक उत्सव जैसा बनाया था. तो उन्होंने एक गाना बनाया था जो कि कीर्ति सागठिया ने गाया था, और वो गुजराती में भी हुआ था. एंड द सेम सॉन्ग वाज अगेन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, और वो हिंदी में भी हुआ था, जो कि हिंदी में भी कीर्ति सागठिया ने गाया था. तो अब उन्हें हिंदी का जो ये करवाना था बैकिंग वोकल्स, उसके लिए उन्हें आर्टिस्ट यहाँ से चाहिए थे, पर उन्हें दे प्रोबेबली वांटेड फ्यू गुजराती सिंगर्स एज वेल, जस्ट टू हैव दैट ऑथेंटिक, वो मे बी आई डोंट नो वॉइस टेक्सचर, आई डोंट नो व्हाट कुड हैव बीन द रीजन. तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि, तो बेसिकली उसको आया था और उसको पूछा गया था कि गुजराती सिंगर्स हैं क्या तुम्हारे, तो उनको बुलाना है. शी आस्क्ड मी कि ऐसे कुछ तो है, पूरे दिन का काम है सुबह से लेके शाम तक, और कोरस में गाना है, तो तुम आओगी क्या? मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आऊँगी. तो हम लोग स्टूडियो में गए, और वहाँ पे और मतलब देयर वर 4 मेल सिंगर्स, 4 फीमेल सिंगर्स, और हम लोगों ने गाया जो भी उसका ये सब था, हमिंग वगैरह बहुत कुछ था, कुछ लाइनें गानी थी. तो काफ़ी चला, और जो परफेक्शन के साथ हमारे पास एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सो ऑल ऑफ अस, नोबडी न्यू कि ये किसके लिए है, नोबडी न्यू, बट वी वर लाइक यार इतना क्या है, मतलब इतना अच्छा तो टेक है, अभी क्या इससे अच्छा क्या होगा. बट दे वर लाइक दे वांटेड सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट. और फिर बहुत मेहनत कर करके वो हुआ और किया. एंड देन हम लोग पूरा दिन लगा. सुबह से जो 10 बजे से आई थिंक शुरुआत की होगी, हमको शाम के 8 बज गए करते करते. और फिर हम लोग गए, फिर जो हमको कहा गया था कि एक 10 दिन 15 दिन जो भी था, उसके बाद आप फोन करके एक चेक लेने के लिए आ जाना. तो फिर हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग दोनों साथ में ही गए, जिसने मेरे साथ गाया भी, हम लोग दोनों साथ में गए चेक लेने के लिए. और चेक में पहले तो हम लोगों ने हाँ नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं, और अमाउंट सही है कि नहीं, जो बताई थी वो है कि नहीं. नीचे लिखा था फॉर ए.आर. रहमान म्यूजिशियंस, तो और वो उनकी वाइफ की सिग्नेचर थी. तो दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि अच्छा हम लोगों ने ए.आर. रहमान के लिए गाया है. तो दैट वाज सच अ मतलब सरप्राइज, शॉक रादर, कि क्या हो गया यार, हमको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया हमारे साथ. एंड फिर जब वो गाना आया तो बहुत बहुत सुंदर बना था, बहुत अच्छा था वो गाना. तो रिकॉर्डिंग में वो नहीं रहते? तभी तो नहीं थे वो, शायद मतलब सोलो रिकॉर्डिंग वगैरह में रहे होंगे, मुझे नहीं पता. पर बैकिंग वोकल्स में शायद उन्होंने इसलिए अपने असिस्टेंट्स को दे दिया होगा, इसलिए वो लोग तो सेफ हो रहे थे. वो वर आल्सो एक्सट्रीमली केपेबल. हाँ ऑब्वियसली होंगे उनकी टीम में, बट वो इसलिए इतना रीटेक्स या परफेक्शन जा रहे थे कि चाहिए भाई. पता चला सर ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने सेफ टेक्स भी लिए होंगे बहुत सारे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. पर एक जिंगल आपने गाए हैं इतने सारे, थोड़ा एक दो जिंगल्स कुछ याद है आपको क्या? कैडबरी? मैंने गाए हैं बहुत सारे, लेकिन वो अभी मुझे सारे याद नहीं है. मुझे एक कैडबरी वाला बहुत याद है, क्योंकि वो ना हमने कैडबरी डेयरी मिल्क का जिंगल जो था 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में किया था. अच्छा. तो इट वाज ओरिजिनली डन इन हिंदी, फिर मराठी, 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम. तो तुम सब लैंग्वेजेस में गाना गा लेती हो? वो लैंग्वेज सुपरवाइजर्स आते हैं और वो सिखाते हैं आपको. तो उसमें गाया था हमने 7 लैंग्वेज, बांग्ला में भी गाया था. तो बेसिकली 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाए थे उस सेम जिंगल. तो हिंदी वाला मुझे याद है. मजा आए रे ओ पापे, कितना मजा आए रे, दुनिया डेयरी मिल्क की बन जाए, डेयरी मिल्क का हो समंदर और मैं कूदूं उसके अंदर. डेयरी मिल्क के हो सारे दोस्त, डेयरी मिल्क की हो मेरी बोट, शार्क हमको खाने आए, देख डेयरी मिल्क वो ललचाए, कितना मजा आए रे. So this was the jingle.
तो ये जब आप इसको और लैंग्वेजेस में करते हो, हाँ, तो वो शब्द को आप एज इट इज कैसे पकड़ते हो यार, जैसे तमिल या कन्नड़ा या बंगला? तो बेसिकली मैंने तो ऐसे किया था कि हम हिंदी में देवनागरी में उसको लिख लेते थे जिस तरह से हमें बोलना है। हाँ, अगर समझो इवन इफ द वर्ड इज वन वर्ड बट इट इज ब्रेकिंग समवेयर इन समझो तमिल में, तो मैं उसको अलग अलग लिखती थी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट मे नॉट वर्क, इट्स प्रॉब्ली जस्ट हाफ अ वर्ड, पर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको वैसे लिखती थी. तो वो थोड़ा सा हम लिबर्टी लेते हैं क्योंकि हमें तो आखिरकार अपनी तरह से उसको एग्जीक्यूट करना. तो सबसे पहले आप करते हो, अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको गाना गाना है, हाँ. कि उसको देवनागरी में लिख दिया उनके लिरिक्स. हाँ, वो तो मैं अभी भी करती हूँ. मतलब जैसे मैं आई टेल यू जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ, मेरा म्यूजिक चालू होता है, मैं बॉलीवुड गाने बहुत कम सुनती हूँ. अच्छा. मैं बहुत सारा साउथ इंडियन सुनती हूँ. अच्छा. और बहुत सारे मैं सुन के सीख भी जाती हूँ, मुझे आते भी हैं. मतलब है. पहली बार मेरे विचार एंड वाइब्स में कोई सिंगर आई है गुजराती, वो भी गुजराती सिंगर, जिससे मैं साउथ इंडियन गाने पसंद साउथ के गाने आते भी हैं कुछ. अभी आई एम नॉट श्योर कि मेरे प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट होते होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लैंग्वेज सुपरवाइजर तो है नहीं और हमें भी नहीं पता है. तो सुन के मैं जो करती हूँ वो करती हूँ. कुछ बार ऐसे होता है कि मैं पूछ लेती हूँ मेरे कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स को, यार मैं सही बोल रही हूँ क्या, या तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे देवनागरी में लिख के भेजिएगा. अच्छा. तो फिर मैं उसको रटने की कोशिश करती हूँ. पर यूजुअली इट्स ऑलवेज व्हाटएवर इज लिसन्ड इज व्हाट आई ट्राई टू प्रोड्यूस. एक गाना है जो सिड श्रीराम ने गाया है, मेल वर्जन, एंड द फीमेल वर्जन इज संग बाय श्रेया घोषाल. अच्छा. तो गाना बड़ा पॉपुलर, अल्लू अर्जुन की एक मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं मूवी का, लेकिन कोशिश करती हूँ. నీ కళ్ళని పట్టుకు వదలనను విచూవేనా కళ్ళు ఆచుకులనలాటకు వెళ్ళకు దయలేదాసలు నీ కట్టుకి కవలి కస్తాయే కట్టుకల నా కలలు నువ్వు నులుముతుంటే ఎరగ కంది చిందేనే సెగలు సామజవర గమనా నిన్ను చూసి ఆగగలనా మనసు మీద వయసుకున్న అదుపు చెప్పతగునా. So this is a very favorite song of mine. मुझे बहुत पसंद है और दोनों versions are very different and very beautiful. तो ये मैंने ऐसे सुनते सुनते सीख लिया है. यार विचार एंड वाइब्स में ही आप लोगों को मिलेगा एक गुजराती आर्टिस्ट, गुजराती वॉइस आर्टिस्ट, सिंगर जो साउथ की लैंग्वेज के गाने गा रही है, तेलुगु में गाने गा रही है. क्या बात है परिग्ना, यार मजा आ गया. मतलब मुझे समझ में नहीं आया लेकिन सुर समझ में आ मुझे गया. खुद को भी नहीं पता. अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता? मतलब मैंने बहुत पहले सर्च किया था पर अब याद नहीं है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. And also the pronunciations I'm sure were incorrect, so sorry for whoever understands the language. हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ऊपर नीचे कभी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी मदर टंग नहीं होती है, उनकी वोकल मतलब स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती है, बट वो कभी कभी जब गाना गाते हैं उसमें तो बड़ा अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स. लेकिन अगर समझो अभी मैंने तो सिर्फ सुन के जो मुझे सुनाई दिया वो मैंने गाया, अगर समझो कुछ न का म बोल दिया या ट का त बोल दिया, मीनिंग चेंज हो गया तो किसे पता है? हाँ, वो हमें नहीं पता है. तो सॉरी फॉर दैट. उसके लिए माफ कर देना प्लीज. फिर सिंगिंग से वॉइसिंग कैसे शिफ्ट हुए? तो दैट वाज आल्सो वेरी ओवरलैपिंग. मतलब ये भी वॉइसिंग भी प्लान्ड बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने एज अ करियर वॉइसिंग या डबिंग कर सकते हैं ये मैंने कभी सोचा नहीं था. पता था जैसे यूजुअली कैसा है हमारे ज़माने में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, मतलब बच्चे समझो कार्टून देख रहे हैं, वो कार्टून देखने तक होता है, वो ये नहीं सोचते कि ये आवाज़ किसकी आ रही है, ये कैसे होता होगा या कौन करता होगा. ये सब अवेयरनेस मेरे ख्याल से काफ़ी आ चुकी है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर मीन्स जिसकी वजह से आपको पता चल पाता है. उस वक्त कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं था. देयर वर वेरी हैंडफुल ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो जो करते थे, पर मुझे वो पता था, अवेयरनेस थी क्योंकि आई हैड बिन टू स्टूडियोज, आई हैड डन गुजराती प्लेज ऑन आकाशवाणी रेडियो. तो मुझे पता था कि हाँ ऐसे स्टूडियो जैसा होता है, उसमें माइक होता है, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें से पढ़ के आपको इमोट करना होता है. इतना मुझे पता था, पर इसको मैं एज अ करियर ले सकती हूँ ये मैंने कभी नहीं सोचा था. इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ये उपगना अगेन मी एंड माई सिस्टर लाइव्स आर लाइक वेरी इंटरट्वाइंड. तो आफ्टर शी डिड मकड़ी शी वॉज कॉल्ड फॉर जंगल बुक. तो जंगल बुक में जब उसने डबिंग कर ली तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये लड़की डब भी करती है, तो मतलब कर सकती है, इसको बुला सकते हैं. तो फिर निकलोडियन का एक शो था द एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन, तो वो UTV में होने वाला था. तो वहां से उन्होंने उपगना को बुलाया ऑडिशन के लिए. अब उसकी एग्जाम थी या कुछ, वो बीमार थी कुछ तो था, तो मेरे पापा ने ऐसे ही कहा कि मेरी बड़ी बेटी भी है. तो मैंने वो गुजराती डबिंग तभी किया था उसके पहले, तो उनको पता था कि हाँ ये भी कर सकती है. तो ऐसे ही पूछा कि मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी तो अवेलेबल नहीं है, वो बीमार है या जो भी है, एग्जाम है कुछ तो है, तो मैं मेरी बड़ी बेटी में उसको लेके आऊँ. तो उन्होंने कहा कि हाँ ले आइए, देख लेंगे.
तो वैसे मैं चली गई उसके ऑडिशन के लिए और फिर वो अप्रूव हो गया। वो अप्रूव, ऑडिशन अप्रूव हाँ। हुआ। सबसे पहले तुमने सबसे तब पहला रिकॉर्डिंग की थी? कितने साल की थी तुम तब? तभी आई वाज इन 12th। अच्छा। तो हाँ, अराउंड हाँ 16-17। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। और फिर उसके बाद डबिंग तुम्हारी शुरू हो गई। हाँ, तुम्हें मजा आया सबसे पहले डबिंग करके? बहुत मजा आया, हाँ? बहुत, क्योंकि मुझे में एक्टिंग का कीड़ा बहुत बचपन से था। मुझे अच्छा। कभी करने नहीं मिली ज्यादा उस वक्त। हाँ हाँ ऑल्दो मैं करती थी स्कूल में, आई यूज्ड टू राइट प्लेज, आई यूज्ड टू डायरेक्ट दोज हाँ, प्लेज एंड देन स्कूल वी में वुड परफॉर्म, हाँ ऑल हाँ माय फ्रेंड्स, हाँ। हम लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो मुझे एक्टिंग करने की बड़ी तमन्ना थी, अच्छा लेकिन ऐसे प्रोफेशनली कभी आई डोंट थिंक इट वाज इवन अलाउड इन माय अच्छा। फैमिली की हाँ। एक्टिंग करो, सिंगिंग ऐसे करो। हाँ, सिंगिंग करो, के लिए एक्टिंग मत पूरा करो। ये सपोर्ट था, या हाँ। एक्टिंग के लिए एनकरेजमेंट नहीं हाँ। थी। लेकिन वो एक्टिंग का जो कीड़ा था वो यहाँ शांत हुआ। हाँ, तो है ना? ये मुझे विदाउट गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू कैन एक्ट, तो वो करने मिल रहा था। और वॉइस इज समथिंग विच आई वॉज यूजिंग इन सिंगिंग ऑल्सो, और यहाँ पे भी मैं वही वॉइस को यूज कर रही थी। तो मुझे मतलब बहुत सारे उसके पर्क्स यहाँ भी, उसके हाँ। बेनिफिट्स या जो भी हैं वो मुझे यहाँ पे भी मिले। करेक्ट, वही मेरा मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि तुम म्यूजिक से थी, वोकल कॉर्ड्स खुले हुए थे, पता था अपने हाँ। आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्या, और एक्टिंग का कीड़ा तुम्हारे अंदर पहले से था, एक्टिंग करना चाहती थी, Correct. स्कूल में की थी। हाँ। तो डबिंग करते हुए जहाँ पर तुम्हें अगेन यू हैव टू एक्ट एंड यू हैव टू कॉपी द सेम इमोशंस एक्सप्रेशंस, तो सिंगिंग की जो तुम्हारी प्रैक्टिसेस थी वो हेल्प की क्या? क्योंकि बहुत टाइम पे ये बोला जाता है कि आप सिंगर हो तो आप डबिंग कर सकते हो, या डबिंग के लिए थोड़ा सा रियाज करो, गला खोलो, है ना, जो सारेगामा, या आप जितना गला खुला रहेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। करेक्ट। तो क्या परफॉर्मेंस और सिंगिंग ये सब जुड़ी हुई है क्या? आपने फील किया क्या वो? क्योंकि दोनों वॉइस रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली दोनों बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से। और मुझे पर्सनली तो बहुत फायदा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि मेरी माय मेथड ऑफ अप्रोचिंग एनी कैरेक्टर, मैं क्या करती हूँ कि हमें पहले दिखाया जाता है जो भी एक 8-10 लाइन का अगर कोई सीन है तो हम वो देख लेते हैं। दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये कैरेक्टर कैसे बात करता है। उसका जो है, जो बैकग्राउंड जो हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर ऐसा है, वो तो चलो ठीक है, बट कैरेक्टर आखिर परफॉर्म कौन कर रहा है? कोई तो एक्टर। अब वो एक्टर की खुद की जो स्टाइल है वो उसमें झलके बिना तो वो इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट। उसकी स्टाइल जो अपनी बात करने की वगैरह, हाँ, वो उसमें कुछ थोड़ी बहुत तो दिखेगी। अब वो एक्टर की बात करने की क्या, उसका जैसे एक चीज होती है लय। अब इट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लय यूजुअली लोग समझते हैं कि रिदम, पर रिदम इज ताल, दैट इज डिफरेंट, दैट इज वेरी ग्रॉस, वो एक एक चलते रहता है। लय जो ताल के अंदर रह के आप कैसे घूमते हैं, दैट इज लय। तो ये मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखते सीखते ये मैंने बहुत इसमें, मतलब it's something that you can only understand, you can only grasp, or you can only just like experience and feel. Correct. It's not something that somebody can teach you. Right. आपको लोग कह सकते हैं कि आप इस पे ध्यान दो, पर वो कैसे देना है, उसको कैसे आपको समझना है, वो आप पे है। तो ये करते 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 मुझे एक लोगों की अपनी अपनी जो लय है वो पकड़ना मुझे एक आ गया कि जैसे अगर जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरा एक अपना लय है। अभी जब मैं नॉर्मली बात करूंगी तो मैं इसी तरह बात करूंगी, चाहे मैं इस इंटरव्यू में कर रही हूँ कहीं और, या अपने घर पे या फ्रेंड से फोन पे बात कर रही हूँ। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टॉकिंग। सिमिलरली हर एक इंसान का अपना अपना ही होता है। कहाँ पे सांस लेते हैं, छोटी सांस लेते हैं, लंबी लेते हैं, कितना सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के बात करते हैं, ये सारी चीजें मैं समझने लगी बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक ट्रेनिंग। एंड आई कुड एग्जीक्यूट बिकॉज आई हैड वोकल ट्रेनिंग फॉर सिंगिंग। तो वो मैं पकड़ भी पाई और मैं उसको अपने आवाज में उसको ढाल भी पाई। तो आपको लगता है कि जो अच्छे सिंगर हैं वो अच्छी डबिंग भी कर सकते हैं? डबिंग की बात कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे लगता है कर सकते हैं। मतलब उनको वो उसका जो बैकिंग मिलेगा दैट विल बी इनक्रेडिबल। थोड़ा उसमें एक्टिंग का तड़का तो डालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो तो जरूरी है, वो तो है ही। बट इवन सिंगर्स पर से अगर सिंगर भी अगर कोई गाना गा रहा है तो उसमें भी उन्हें इमोशंस तो डालने ही है। करेक्ट। हाँ, तो अगर आप उसे कहते हैं कहन, मतलब जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कौमुदी मुंशी जी, कि आप गाना गा रहे हैं वो ठीक है, पर उसमें कहन आना चाहिए। जो लिखा है वो कन्वे होना चाहिए सुनने वाले तक, मतलब वो इमोशन आने चाहिए, उसी इमोशन से आप बोलो, है ना? करेक्ट। क्योंकि ऐसे तो टेक्निकली तो आप गा दोगे, टेक्निकली साउंड, हर एक सुर आपका पिच परफेक्ट, सब कुछ होगा, ताल में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर वो फीलिंग ही यहाँ से वहां तक नहीं पहुंची है तो वो क्या, हाँ, वो क्या गाना हुआ फिर? तो दैट इज द सेम थिंग व्हिच वी आल्सो डू इन डबिंग। करेक्ट। अच्छा परिग्ना, अभी तो तुमने सिंगिंग कैसे हेल्प करती है ना, और कैसे हेल्प की तुम्हें बीइंग ए वॉइस आर्टिस्ट, है ना, लेकिन तुमने पढ़ाई की है साइकोलॉजी की, राइट।
तो वो तो दिमाग से खेलना होता है। हाँ। यहाँ भी तुम दिमाग से खेल रही हो, कैसे? क्योंकि तुम अलग अलग कैरेक्टर की स्किन में घुस के उसकी वॉइसिंग कर रही हो, तो उससे कुछ हेल्प मिली क्या तुम्हें वो समझने में? क्योंकि तुम्हारा ना, मैंने क्या ऑब्जर्व किया तुम्हारा बड़ा नेचुरल फ्लो है एक, है ना, कि चीज़ों को समझने का या डिलीवर करने का। तो वो तुम्हारी स्टडी ने तुम्हें हेल्प किया क्या? आई गेस इम्प्लिसिटली किया होगा, क्योंकि मैंने एटलीस्ट पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया था कि वो चीज़ और ये कुछ एक दूसरे से कनेक्शन का है कि नहीं, या मुझे कुछ वहाँ से कुछ बोरो करके कोई आइडिया यहाँ पे आ रहा है या नहीं, ये मैंने कभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे अब जब मैं आई थिंक एज यू ग्रो एज अ पर्सन, आप उम्र के साथ भी थोड़ी बहुत मेच्योरिटी जो आती है सब में, तो अब मुझे ऐसे लगने लगा कि यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर इन सच डेप्थ्स जो कि दिखाया भी नहीं जाता है स्क्रीन पर। और अगर आप वो समझो तो आप उसको इस तरह से इमोट कर पाओगे कि जैसे लगेगा कि ये वही कैरेक्टर बोल रहा है। तो मतलब एक लेयर उसमें जुड़ जाएगा आपके परफॉर्मेंस में। जैसे हरमाइनी को लेते हैं, उसका एक बड़ा ही अलग सा एटीट्यूड है। हाँ। अलग सा इन टर्म्स ऑफ सबसे बोल्ड वही लड़की है। तो उसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं कि जो एमा वॉटसन या जो हरमाइनी डायलॉग बोल रही है, उस डायलॉग के पीछे तुम्हारा क्या चल रहा है? जैसे तुमने बोला ना कि उसको पीछे की उसको समझ लो। तो जैसे अगर हरमाइनी की बात करें तो ये जो कैरेक्टर है वो बहुत लंबा चला, राइट? अभी 10 साल निकल गए पहली मूवी से लेके लास्ट मूवी आते आते, और मैंने भी कुछ 7-8 साल गुजारे कैरेक्टर के साथ। तो जिस तरह से वो बड़ी हो रही है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस बैकग्राउंड में, मतलब वो लोग जिस तरह के बड़े बड़े खतरों के साथ जूझते हैं हर मूवी में या हर साल अपनी पढ़ाई के दौरान, तो उससे वो कैरेक्टर किस तरह बदलता है। मतलब जैसे अब आजकल हम बहुत पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा किस तरह आपकी अडल्ट लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ता है, राइट? अभी ये जो बच्चे हैं वो बच्चे ही थे 11 साल की उम्र में, दे वेंट टू हॉगवर्ट्स, पर उन्होंने क्या क्या देखा है और क्या क्या सामना किया है किन किन चीजों का। तो हाउ इट इज गोइंग टू शेप देम एज दे ग्रो अप, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अगर वो मगल्स होते समझो, या अगर हॉगवर्ट्स के ही कोई अलग बच्चे होते जिन्होंने इन सारे खतरों का सामना नहीं किया है, उनके साथ ये सारी चीजें नहीं हुई हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं किए उन्होंने। तो उस तरह से वो कैरेक्टर बहुत अलग तरह से वो ग्रो हुआ, और हर सिचुएशन में फिर उस तरीके से रिएक्शन उसके बदलते गए। और अलग अलग मूवी में उसकी जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं अप भी है, कहीं डाउन भी है, या जिस तरह से उसका रिलेशन रॉन के साथ है वो बदला, जिस तरह से हैरी के साथ है वो बदला। तो ये छोटे छोटे जो एक न्यूएंसेस होते हैं वो आप पकड़ पाते हैं अगर आप कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो आई गेस वो कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प मिली होगी, आई एम श्योर, साइकोलॉजी जो मैंने पढ़ा उस कैरेक्टर को समझने में। बट वो बहुत नेचुरली फ्लो हुआ है तुम्हारे अंदर, है ना? हाँ, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड व्हाइल परफॉर्मिंग इट। हाँ, तुम्हें भी नहीं पता चला। बट ये एक जो आपने बोला कि ये एक तरीका है एक कैरेक्टर को समझने का या उस कैरेक्टर की जैसी परफॉर्मेंस करने का व्हेन यू आर डबिंग एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो इट मे हेल्प यू टू डिलीवर बेटर, है ना? तो कभी तुम्हें सबसे चैलेंजिंग कुछ लगा क्या डबिंग करते? क्या सब तुम्हारे लिए बड़ा आसान रहा? नहीं, चैलेंजिंग तो रहा है। जैसे अभी आई टेल यू रिसेंट आई डब फॉर व्हील ऑफ टाइम, जिसमें मैंने एलेन ट्रकांड का कैरेक्टर किया है। ओके, सो शी इज अ प्रिंसेस। अब प्रिंसेस है, बहुत ही फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, वेरी इनोसेंट, अनएक्सपोज्ड टू द आउटर वर्ल्ड, जहाँ पे दूसरे इविल्स या जो भी हैं उसको पता नहीं है। However, she is still a princess. So that her approach is going to be very different from जैसे अगर normal modest इंसान जिस तरह से बात करेगा, इसकी भी मॉडेस्टी है, ये भी बहुत डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की, लेकिन उसकी बात करने की एक ढंग उसका अलग होगा। अब ये इफ आई कनेक्ट इट विद अनदर एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, मैंने एक गुजराती प्ले में एक शेक्सपियर की जो उनका जो एक प्ले था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, उसका गुजराती अडेप्टेशन हुआ था, और जिसमें मानसी पारेख गोहिल वाज डूइंग द लीड कैरेक्टर, एंड उसमें एक प्रिंसेस का कैरेक्टर था। तो अब वो कोई और करता था, लेकिन कुछ नंबर ऑफ शोज के लिए दैट पर्सन वाज नॉट अवेलेबल, एंड उसमें गाने भी थे, इट वाज अ म्यूजिकल। अच्छा, सो अगेन दे वांटेड समबडी हु कुड एक्ट एंड सिंग, एंड आई हैड डन अ कपल ऑफ सच प्लेज। सो देन दे कॉन्टैक्टेड मी कि सिर्फ रिप्लेसमेंट है कुछ शोज के लिए, तो आप करेंगे।
मैंने कहा ऑफ कोर्स करूँगी, और फिर मैंने वो किया। तो उसमें भी वो दिस कैरेक्टर वाज ऑफ अ प्रिंसेस। उसमें डांस भी था, गाना भी था, एक्टिंग भी थी, सब कुछ था। और वो मैंने सीखा, रिहर्सल्स किए, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की। एंड द डायरेक्टर वाज लाइक कि तुम अच्छा गा रही हो, तुमने डांस भी सीख लिया, मुझे नहीं आता है, मैंने बहुत मेहनत करके सीखा, तुमने वो भी कर लिया ठीक से, तुम डायलॉग्स भी तुमको सब याद है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन यार वो प्रिंसेस नहीं लग रही हो तुम, यू आर लुकिंग लाइक अ नॉर्मल, यू नो, नॉर्मल पर्सन। तो वो एटीट्यूड, अब मैंने कहा कि वो कैसे, मतलब आई एम, शुड आई बिकम मोर कमांडिंग, हाउ टू डू इट? नहीं, कमांडिंग तो है ही नहीं, तो लड़की एकदम ही भोली भाली सी है, तो वो कैसे करना? तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ सिखाया, आई डोंट नो हाउ मच आई वाज एबल टू एग्जीक्यूट इट बैक देन, एंड इवन नाउ व्हेन आई वाज डबिंग फॉर एलेन, तो वो डायरेक्टर का कांस्टेंट यही इनपुट होता कि यार ये प्रिंसेस जैसा नहीं लग रहा है, प्रिंसेस जैसा नहीं लग रहा है। तो आई गेस दैट इज वन थिंग दैट हैज बीन चैलेंजिंग फॉर मी, कि अगर ओवरलैपिंग कुछ हो जाता है जिसमें बहुत सारे इमोशंस है, तो देन प्रोबेबली आई डोंट नो हाउ, मतलब कई ऐसे, मतलब एटलीस्ट दीज 2 इंस्टेंसेस आई नो कि जिसमें मैं आई कुड नॉट fit in, or you हाँ, struggle was सबको there. अमेलगमेट करके जो प्रोडक्ट एग्जैक्टली चाहिए था, हालांकि डबिंग अच्छी हुई और सबने कहा कि अच्छी हुई है, पर मुझे पता है कि मैंने उसके लिए कितना, मतलब कितने इनपुट्स मुझे लगे, या मुझे कितना फॉलो करना पड़ा, कितने रीटेक्स हुए, कितनी कॉपी करनी पड़ी उसको, तो वो इट वाज चैलेंजिंग। वो चैलेंजिंग था। व्हील ऑफ टाइम का जो प्रिंसेस का जो कैरेक्टर है, अभी रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि 2 प्रोजेक्ट ऐसे रहे पिछले 2 सालों में, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने लिखे थे और परिज्ञा ने उसमें मेन लीड किया था। एक था 2 साल पहले हमने किया था सीक्रेट इन्वेजन में, एमिलिया क्लार्क जो मेन लीड है उसमें, गाया का कैरेक्टर है, वो तुमने किया था। दुनिया जल रही है और चिंगारी आपने भड़काई है। और रिसेंटली हमने की मूवी द किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप, उसमें उसमें जो फीमेल है बंदरों एप्स के साथ, वो तुमने किया, ह्यूमन है। तो वो तो तुमने आधी फिल्म के बाद वो डायलॉग उसके शुरू होते हैं, है ना? हाँ, आई गेस थर्ड रील से ऐसे कुछ बात करना शुरू करती है। पहले तो कुछ बोलती नहीं है। हाँ। तो उस फिल्म का ऑडिशन हुआ था तुम्हारा? हाँ, ऑडिशन हुआ था। अच्छा। हाँ। और गाया का भी ऑडिशन हुआ था। गाया का ऑडिशन हुआ था। गाया का कैसी लगी थी? स्क्रिप्ट सही थी? अरे बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मुझे बहुत हेल्प मिली स्क्रिप्ट से, क्योंकि उसमें विजुअल्स बड़े डिसेप्टिव थे और बहुत छुपा के बहुत वैसे दिए गए थे, ताकि वो उनको वो प्राइवेसी इश्यूज है जो भी। बट इनफैक्ट उसका तो जो टाइटल था वो भी मॉक कुछ तो अलग ही दिया था पहले। उसका सीक्रेट इन्वेजन ये पता भी नहीं था। आफ्टर जब आई थिंक पेमेंट मिली तब पता चला कि उसका ये तो अक्सर जो भी शो हम वाइल राइटिंग वाइल डबिंग उसके नाम वर्किंग टाइटल अलग ही होता है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि तुम लोग तो सीधे डबिंग करने आते हो ना, तुमको ज्यादा पता नहीं चलता है। हाँ, तो राइटिंग राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमको कुछ अलग ही प्रोजेक्ट के कोड नेम्स होते हैं। राइट। उस कोड नेम से पूरी फिल्म आती है, पूरा मटेरियल आता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से उनका कुछ लीक वीक ना हो जाए चीजें वगैरह। तो उस हिसाब से मतलब बहुत, जैसे इतना छोटा सा कुछ दिखा रहा है, आजू बाजू का कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो चेहरा इतना सा दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे, एंड यू टू मैच द, मतलब सिंक करो सब कुछ। इमोशंस भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं चेहरे पे, एटलीस्ट यू कैन हियर द ऑडियो ऑफ कोर्स, बट द डायलॉग्स वर सो गुड कि उसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अगर डायलॉग सही नहीं मिले हैं, उसकी लेंथ सही नहीं है, या पॉजेस बीच में गलत है, या कुछ ऐसे वर्ड्स डाले हैं जो कि लिप पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर वो बैठ के उसको सही करने पड़ते हैं। डायरेक्टर दे विल डू, बट वी डिडंट हैव टू, इट वाज वेरी क्विक एंड वेरी लाइक इट जस्ट स्मूथ गया ना, बहुत स्मूथ गया। थैंक यू। नहीं, लेकिन वो प्रोसेस होता है। पहले मैं फिल्म जो भी हमको देखते हैं, क्योंकि हमको वीडियो मिलता नहीं है घर पे लिखने के लिए, हमको स्टूडियो में जाके वीडियो देखना है, स्क्रिप्ट मिलती है, उस पर फिर अडेप्टेशन ट्रांसलेशन करो, देन अगेन आई हैव टू गो एंड चेक, एंड जो भी पॉजेस थे वो मार्क करके उसको वो करना पड़ता है। सो यू लुक एट इट वंस, देन यू गो होम, यू राइट, एंड देन यू कम बैक, एंड देन यू करेक्ट। हाँ, अगेन आई मैच each and every scene, each and every lip, then I used to correct it at that point. This is very time consuming. हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है यार, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मज़ा आता है अगर प्रोडक्ट सही बन जाए और आर्टिस्ट अच्छे से कर जाए। मैंने देखा उसके एपिसोड्स देखे, मेरे को अच्छे लगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शक्ति सिंह सर तो करते हैं उसमें, निक फ्यूरी काफ़ी अमेजिंग करते हैं वो यार, बहुत अमेजिंग करते हैं। मैं हर पॉडकास्ट में ना शक्ति सिंह सर का नाम लेता ही हूँ। अच्छा। अब उनके साथ बैठना पड़ेगा एक दिन बात करने के लिए। हाँ। तुम्हारा फेवरेट वॉइस आर्टिस्ट कौन है मुंबई में?
बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तभी भी एक मेल और एक फीमेल की अगर बात करें तो एक का नाम कैसे दे सकते हैं? दो का दो। दो? हाँ। तीन का दो, चलो। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है। हाँ। तो मेल में आई थिंक शानूर मिर्जा, अंकुर जवेरी, अनिल दत्त जी, किशोर भट्ट जी, इवन कृतार्थ त्रिवेदी का काम मैंने सुना है अभी, क्योंकि मैंने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स किए जिसमें ही हैज आल्सो डन, तो मैं खुद का काम देख रही थी, उसमें मुझे आई गॉट टू हियर हिज वर्क आल्सो, व्हिच वाज अगेन वेरी गुड। और फीमेल में तो मुझे कोई पूछेगा फीमेल आर्टिस्ट कौन पसंद है, तो मेरे सीधा ऐसे दो नाम निकलते हैं, उर्वी और तोशी। तो दीज आर लाइक माई फॉर एवर फेवरेट्स, ऑल्सो दे वर ऑलवेज माई कंटेम्परेरीज। हम लोग आसपास में, तोशी आई गेस मुझसे एक 5-6 महीने पहले शायद उसने शुरू किया था। उर्वी तो गेम आफ्टर आई स्टार्टेड डबिंग। देन देयर इज मौसम अगेन, हम लोग भी आसपास में ही हम लोगों ने करियर की शुरुआत की थी। और मीना नाटा जी मुझे बहुत पसंद है, उनका काम मुझे अच्छा लगता है। अमेजिंग यार। परिग्ना, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आपने हैरी पॉटर किया तब आपने पहली बार किसी लाइव एक्शन मूवी में या शो में काम किया, उससे पहले आप एनिमेशन कर रही थी और सिंगिंग कर रही थी, करेक्ट? राइट। तो एनिमेशन में भी आपने बहुत अमेजिंग कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे बेन 10 में ग्वेन आपने किया हुआ है, सैली बॉलीवुड में सैली, जुरासिक वर्ल्ड, कैम्प क्रिटेशियस एंड क्योस थ्योरी में यस्मीना आप करते हो, मिनी माउस की सिंगिंग वॉइस हो आप। परिग्ना, आप मिनी माउस की सिंगिंग वॉइस हो, करेक्ट? तो उसकी वॉइस तो बड़ी हाई पिच है। हाँ। तो गाने गाते समय भी ऑब्वियसली वैसे बनाना पड़ेगा। हाँ, काफ़ी मॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो कितने गाने गाए हैं आपने? बहुत सारे, मतलब मिक्की माउस, क्लब हाउस, रोडस्टर, और भी कुछ था। और हर एपिसोड में मेरे ख्याल से दो तीन गाने तो होते ही हैं। हाँ। मिक्की माउस, मिनी माउस दोनों के। हाँ। मिक्की माउस भी गाता है ना? हाँ, सब गाते हैं, सब गाते हैं, डोनाल्ड डक, डेजी, सब गाते हैं मिलके। तो कुछ गाना याद है आपको? गाना, हाँ, एक याद है। सो दिस वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग। जो यूजुअली जो मिनी गाती है उसमें, उससे भी कुछ अलग है। दिस इज अ वेरी सैड सॉन्ग, और वो थोड़ा सा वो ओपरा स्टाइल में ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने। अच्छा। और ये मुझे याद इसलिए क्योंकि मुझे ये गाने में काफी टाइम लगा था। अच्छा, तो चैलेंजिंग था बहुत। हाँ, क्योंकि उस टाइप का हम गाते नहीं है ना यूजुअली। हम थोड़ा सा मतलब मैं तो जैसे क्लासिकल यहाँ का सीखी हूँ, तो वेस्टर्न तो मुझे वैसे भी एज इट इज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। करेक्ट। एंड उसमें भी ये ओपरा तो कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया था। कैसा था? तो अच्छा था, सुनाती हूँ। लिरिक्स मुझे ठीक से पता नहीं है, तो मैंने थोड़ा अपना जोड़ दिया है, तो आई डोंट थिंक वो एग्जैक्ट वो होगा जो उसमें है। दोस्त कहाँ है मेरा, राजकुमार है कहाँ, आ जाए वो मेरे पास, हो मेरा मिक्की है खास। दोस्त कहाँ है मेरा, राजकुमार है कहाँ। क्या बात है, ऐसा कुछ था। So this is not how regularly Minnie sings. Even for Minnie, it was a little different. So even I had to change a bit, but this was quite nice. पर एक मिनी माउस की वॉइस में ना एक कुछ बॉलीवुड गाना सुना दो यार, मजा आ जाएगा। ओके, ट्राई करते हैं। थोड़ा पुराना गाना है, आई होप सबको पता होगा, वैसे बहुत फेमस था। हाँ, सुना दो। पहला नशा, अगर मिनी माउस अच्छा गाए तो। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। अमेजिंग यार परिग्ना, ऐसा लग रहा है मिनी माउस और मिक्की माउस दोनों की ना हाई पिच वॉइस है। हाँ। है ना? तो हालांकि मेरे को लग रहा था कि वो भी गा रही है, कविता कृष्णमूर्ति है ना, उनकी आवाज़ भी बहुत हाई पिच है ना, ना बहुत पतली आवाज़ है, तो उनकी भी ऐसी थी। फिल्म्स की बात करें तो आइस एज में पीचेस, देन इनसाइड आउट 2 में एनवी का कैरेक्टर आपका है। इनसाइड आउट 2 अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन इनसाइड आउट मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इट इज ब्यूटीफुल। क्या फिल्म है यार। टिंकरबेल में फॉन, एंग्री बर्ड्स में स्टेला, फिनीज एंड फर्ब्स में इजाबेला। एनिमेशन की बात करें, छोटा भीम आपने किया हुआ है, ड्रैगन बॉल जी में आप गोकू की बहू बनती हो यानी गोहान की वाइफ। करेक्ट, है ना? विडेल। विद द टाइम इतना सारे एपिसोड्स किए आपने, बहुत सारे एपिसोड्स किए, विद द टाइम वो बदली है। पहले बेटी थी, फिर वाइफ बनी, फिर खुद मदर बनी। करेक्ट। तो
आपके साथ भी, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है हाँ थ्रू आउट योर Yes. जर्नी इन दिस एज ए वॉइस आर्टिस्ट. तो इस कैरेक्टर को, और वो चिल्लाती भी बहुत है विडेल, है ना? शुरू में वो चिल्लाया. when she was fighting, yes. तो वो उसको वो चेंज ओवर कैसे रहा, कैरेक्टर का ग्राफ कैसा रहा, आपने उसको कैसे बदला जब आप डबिंग में जाती थी, इस सीरीज में आई हो, अभी बड़ी हो गई है, अभी वाइफ बन गई, तो वो कैसा रहा, वो जरा बताएंगे? तो ये जो एक सीरीज ऐसी है कि जो हमने जो ड्रैगन बॉल जी जो है वो कब डब की थी पता है? आई डोंट 12-13 साल पहले या शायद उससे भी पहले. तो उस वक्त ये विडेल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था. अच्छा. दैट वाज आल्सो आफ्टर 100 एपिसोड्स. तो ऑलरेडी ये गोकू की स्टोरी चल रही थी और उसके बाद ये जनरेशन पूरी नई आई और उसमें फिर विडेल का कैरेक्टर आया. तो ये हमने तब किया था. दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज फाइटिंग एंड एवरीथिंग. एंड तभी मैं भी खुद भी टीनेजर थी. तो वो सब एकदम जोश जोश में बहुत मजा आता था, वो सब हो गया. उसके बाद जो ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो फिर बाद में आई, जो कि हमने काफी रिसेंटली डब की, अराउंड आई गेस 2-3 years ago, 2.5 years ago maybe. So there was a very long gap between the time we dubbed. और उस दौरान जैसे आपने कहा कि मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. When I had already become a mother, even Vidal became a mother and a wife. तो मतलब a wife and then a mother. तो वो ट्रांजिशन करते करते नहीं आया, वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था. तो दैट वाज अगेन, मुझे वो फायदा हो गया कि ऑलरेडी, क्योंकि आई विल टेल यू, उसके पहले जब भी अगर डबिंग के लिए जाओ और कोई मुझसे कहे कि ये माँ की 1-2-3 लाइन है, जरा बोल दो, तो तुम्हें बड़ा अजीब लगता. नहीं, मेरे से होता ही नहीं था. अच्छा. मतलब वो मैच्योरिटी या वो प्यार किसी के लिए, छोटे बच्चे के लिए, वो मेरी आवाज में आता ही नहीं था, जो कि वो अभी नेचुरली इट इज देयर. तो वो वैसे हो गया. एंड द कैरेक्टर हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड क्वाइट अ लॉट. तो ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट आई ऑल्सो हैड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे अभी, क्योंकि वो काफ़ी शांत हो गई है. गोकू तो अभी भी उसी लाइफ में, लेकिन गोहान एंड विडल दे स्टार्टेड हैविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ अनलाइक अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द सीरीज. तो जो एक ह्यूमेन टच जो इसमें दिया गया है वो बाय दीज 2 कैरेक्टर्स. सो एज फार एज पॉसिबल वो झमेलों से दूर रहते हैं, वो लोग फाइट्स में पड़ते नहीं हैं, वो दे वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. पर ऑफ कोर्स जो पावर्स हैं उसके बाद वो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम. और फिर उनकी बेटी है तो उसके पास भी बड़े सारे पावर्स हैं, सो दे आर ड्रैग्ड बैक इनटू दैट. पर so that character has also like shifted quite a lot in terms of her range. And तो similarly तुम्हारी भी एक बेटी है, करेक्ट, तुम्हारे भी एक हस्बैंड है तो वो गोहान और विडेल और वो बेटी वाला वो अपना घर जैसा नहीं लगता है क्या? या कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा, मेरे हस्बैंड के पास भी ऐसी पावर होती है गोहान जैसी? नहीं. अमेजिंग. तो मेरे को ये बताओ कि एनिमेशन करते हुए आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या लाइव एक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपको यू हैव टू प्ले रियलिस्टिक डायलॉग्स? एक्चुअली ये ना काफ़ी बदला है ओवर द इयर्स, माई प्रेफरेंस एंड माई यू कैन से एबिलिटी ऑल्सो टू डू इट. तो शुरुआत तो ऑब्वियसली एनिमेशन से ही की थी. तो तभी तो सिर्फ एनिमेशन था और मैंने जिस तरह का एनिमेशन देखा था मैं उस हिसाब से उसको फॉलो करते हुए कर रही थी. फिर जब मैंने हैरी पॉटर किया तो लाइव एक्शन जब मैंने किया तो मुझे समझ में आया कि और कितनी सारी चीज़ें आप अपने परफॉर्मेंस में ला सकते हैं. करेक्ट. जो कि हम एनिमेशन में यूजुअली नहीं करते हैं. मतलब जैसे सांसें हैं बीच बीच में, या एक छोटी सी प्रेजेंस आपने रख ली कैरेक्टर की, ये सब हम एनिमेशन में नहीं करते हैं. और कई बार किया आपने तो भी वो कट हो जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है. आफ्टर हैरी पॉटर आई स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स इन एनिमेशन ऑल्सो, एंड इट मेड मी फील लाइक द कैरेक्टर बिकेम मच रिचर एंड फुलर. मतलब मैं उसको इस तरह से करने की कोशिश करती थी कि जितना वो नेचुरल लग पाए. तो वो मैं कोशिश करती थी हमेशा. हावेवर एनिमेशन विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम लाइव एक्शन. वो मेरे लिए ईजी था आई वुड से लाइव एक्शन से ज़्यादा, क्योंकि वो मैंने शुरुआत से किया था. और दूसरा ये कि एनिमेशन में कैसा, यू हैव टू बी वे मोर ड्रामेटिक. करेक्ट. आपकी जो वोकल रेंज है आपको नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ आप यूज कर सकते हैं. तो आपको वेरिएशन लाने का भी बहुत बड़ा मौका मिलता है. जबकि लाइव एक्शन इज क्वाइट
ऐसे एक पिच में रह के बात करते हैं। और आजकल तो जब से ये मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह OTT जब से आया है और रियलिस्टिक, नेचुरल, हाँ इतना रियलिस्टिक कि कभी रियल ही ना लगे कभी कभी तो मतलब इससे ज्यादा ड्रामेटिक मैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में बात कर लेती हूँ कभी कभी तो काफी बदल गया है सब कुछ। तो उसमें भी अडेप्ट करना पड़ा इतना उसको, ये अंडर प्ले करते करते वो अभी उसका भी आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट, जो मुझे धीरे धीरे वो समझ में आया। सिमिलरली एनिमेशन में एज आई सेड कि बहुत बड़ी आपको रेंज मिलती है, उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज टॉकिंग फास्ट। क्योंकि एनिमेशन में मतलब आप डायलॉग शुरू हुआ उसके पहले तो वो खत्म भी हो जाता है बहुत बार, इतनी तेज बातें करते हैं सारे कैरेक्टर्स। तो ये एक चीज जो कि मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत तेज बात करती हूँ तो वो मुझे फायदा ऑटोमेटिक हो गया था। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। सो वो एनिमेशन बिकेम अ लिटिल मोर इजियर फॉर मी। तो इट वाज इजियर, देन आई हैड सम चैलेंजेस आई हैड टू यू नो अडेप्ट इन ऑर्डर टू फिट इन टू द लाइव एक्शन जॉनरा। और जैसे जैसे लाइव एक्शन ओवर द इयर्स चेंज हुआ है वैसे वैसे आई ऑल्सो हैड टू चेंज माई परफॉर्मेंस, और अभी तक वो होते जा रहा है। तो एवरी न्यू थिंग इज ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट, तो वो आपको उसमें थोड़ी तो मेहनत या एफर्ट लगाना ही पड़ेगा आपको। तुमको देख के लगता है तुमको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जैसे तुमने वो प्रिंसेस वाला बोला कि उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम बहुत इजीली सब कैरेक्टर कर देती है। दैट इज वेरी फ्लैटरिंग, बट एक्चुअली हाँ मतलब मुझे ऐसे स्ट्रगल जो एक कैरेक्टर को पकड़ने के लिए होनी चाहिए वो मैंने बहुत कम बार फेस की है। तो मतलब थैंक गॉड। तुम नेचुरल एक्ट्रेस हो, मतलब एक्टर हो बेसिकली। आई डोंट नो वेदर टू से दैट, पर मतलब मुझे मैं ढाल लेती हूँ अपने आप को उस कैरेक्टर में। मेरे को अभी ऐसे व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ये ऐसे थॉट आया कि तुमने ट्रेनिंग बहुत ली है म्यूजिक की। और तुमने शायद अब मुझे तुम बताओ कि क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे रस होते हैं, है ना, भाव होते हैं। करेक्ट। तो शायद वो तुम इतना तुम्हारी मसल मेमोरी बोलते हैं जैसे क्रिकेट में होता है, अक्सर क्रिकेट का एग्जाम्पल, वो इतनी नेचुरल हो गई है कि वो भाव और वो रस इजीली आ जाता है। करेक्ट। नहीं, गले में भी मसल्स तो होते ही हैं। हाँ करेक्ट। तो बेसिकली उसका बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत फायदा हुआ है। जो सिंगिंग ट्रेनिंग जो मुझे मिली है उसका मुझे डबिंग में बहुत फायदा हुआ है। तो वो इट्स लाइक अगर आप ऐसे ही शुरू करेंगे डबिंग करना तो आप जिस लेवल पे पहुंच पाएंगे आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ यू कैन से ट्रेनिंग और वॉट एवर, से 5 years डाउन द लाइन आप जहां पर होंगे वहां पर शायद मैं पहले से थी या विद इन अ फ्यू मंथ्स। राइट। द क्रेडिट गोज टू दैट ट्रेनिंग विच आई हैड डन फॉर ओवर अ डेकेड बिफोर आई स्टार्टेड डबिंग। तो वो वोकल जो एक ट्रेनिंग हो रखी थी मेरी, उसने काफी हेल्प किया ना? बहुत हेल्प किया। जो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोगों को जो ये सुन रहे हैं अभी ये पॉडकास्ट, अगर आप क्या कहते हैं वॉइसिंग करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी एक वोकल ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, आप सिंगर हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज है ना? डेफिनेटली कि आप अच्छा वॉइसिंग कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं ये, तो आपको अगर सिंगिंग पसंद है तो आप वोकल ट्रेनिंग भी कीजिए, ताकि वो एक अलग तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, इस विधा को। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, सो जस्ट हाउ देयर आर बेनिफिट्स, सो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे सिंगर को ना अपनी आवाज को थोड़ा और ज्यादा संभालना पड़ता है, डबिंग में भी संभालना चाहिए, लेकिन आपको शायद ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप नहीं कर पाते वो। जैसे अगर कोई कैरेक्टर ही आपको ऐसा मिल गया जो बहुत चिल्ला रहा है या एकदम अजीब से टोन में कुछ बात कर रहा है और आपको आप वो कर रहे हैं, तो इट इज लाइक यू नो टॉर्चर टू योर वोकल कॉर्ड्स। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा, जो सिंगर्स हैं स्पेसिफिकली, जो जिन्हें डबिंग भी करना है पर उनका प्राइमरी गोल है सिंगर बनना, उन्हें मैं कहूँगी थोड़ा सा सोच समझ के, समझदारी से थोड़ा सा बच के करना चाहिए, क्योंकि वो असर होती है फिर उसकी आपके सिंगिंग वॉइस पे। तो यू शुड, मतलब यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा साथ मैं देख रहा हूँ तुमसे बात करके यार, पर एक ना तुम्हारे साथ ना एक अलग से डिवाइन पावर तुम्हारे साथ रहती है ना? तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा फील होता है कभी कि एक डिवाइन सोर्स है जहां से तुमको एनर्जी मिलती है और वो अपने आप वो चीज हो जाती है? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? मतलब मुझे हमेशा से इतना, मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया कि मुझे कभी गलत लोग नहीं मिले हैं दुनिया में। मतलब गॉड हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी।
और अगर मुझे कभी कोई गलत संगत हो भी गई तो मैं अपने आप उसमें से निकल जाती हूँ कुछ सीख के, किसी नुकसान के। ऐसा नहीं कि वो नुकसान हो गया फिर वो आपको वो सबक मिला और फिर आप उसमें से निकले, ये नहीं हुआ है मेरे साथ। मुझे हाइंडसाइट में पता चलता कि अरे यार मेरे साथ ये हो जाता तो अच्छा हुआ, मैं यहाँ से निकल गई, बच गई, ऐसा। तो नाइस नाइस नाइस। तो हाँ, मतलब दिस इज समथिंग नोबडी हैज एवर टोल्ड मी बट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड। यस इट इज देयर। वो होता है, वो हमको कभी कभी रियलाइज नहीं होता, बट ऐसा होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होता है और अपने आप आपकी लाइफ को गाइड करता है, लीड करता है। हाँ. है ना, हम बहुत सटल लेवल पे होता है, कभी कभी हम रियलाइज करते हैं, कभी कभी नहीं करते। कभी हम जब बोलते हैं ना हमको वी शुड बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, वो वही। और शायद मुझे तो लगता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीबडी इफ यू आर रिसेप्टिव इनफ फॉर दैट, इफ यू आर ओपन टू एक्सेप्ट इट, इट इज देयर फॉर यू। जैसे डम्बलडोर की वो लाइन है ना हैरी पॉटर में कि जो अगर मदद मांगेगा तो उसके लिए हमेशा हॉगवर्ट्स के दरवाजे खुले हैं। ऐसा आई एम नॉट एग्जैक्टली ये वर्ड टू वर्ड ये नहीं है, पर कुछ है। करेक्ट। हाँ, तो वैसा है। आपके लाइव एक्शन के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया था अम्ब्रेला एकेडमी में आप लाइला तो वो लीला है बट वो वहाँ की है तो वो लाइला उसका नाम। हाँ, शी इज इंडियन ओरिजिन। तो जो एक्ट्रेस है ऋतु आर्या, शी इज इंडियन ओरिजिन। ऋतु आर्या ने किया। हाँ, तो इट वॉज अ वेरी 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 जिसे कहते हैं ना एकदम ही अजीब सा कैरेक्टर है, मतलब एकदम एक्सेंट्रिक। शी इज सो वियर्ड एंड सो अमेजिंग एट द सेम टाइम। तो मुझे बहुत मजा आ रही है। हमने शुरू किया था कोविड के टाइम पे करना, और फिर घर से किया था तब। हाँ, शुरुआत घर से की थी हमने फर्स्ट सीजन, फिर सेकेंड से तब तक फिर सिचुएशन हैड इम्प्रूव्ड। तो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। और वो एक कैरेक्टर ऐसा था ना कि जिसे करने में ना बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसमें मेरी बहुत लंबी रेंज मैं यूज़ कर पाई। मतलब जैसे लाइव एक्शन मैंने कहा कि आजकल ऐसे एकदम अंडरप्ले करते हैं, उसमें वो ज़्यादा आपको इमोट करने का है वो मौका नहीं मिलता। अभी दिस गर्ल इज़ अगेन वेरी वेरी नेचुरल, बट नेचुरली ओनली शी इज़ सो ड्रामेटिक। तो वो बहुत मज़ा आया मुझे। वो ड्रामा करने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है मज़ा। हाँ, क्यों नहीं। तो ऐसी जो ऑरेंज इज न्यू ब्लैक में तुमको क्या डैडी करना था? डैडी वो काफी ड्रामेटिक कैरेक्टर था। अरे वो भी बहुत सही उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी सुनाओ जरा। डैडी तो जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि वो किस किस्म का कैरेक्टर था। सो बेसिकली दिस शी इज अ लेस्बियन एंड दे आर इन जेल, एवरीबडी इज इन द जेल, और वो वहाँ पे दलाली भी करती है, मतलब शी सप्लाइज गर्ल्स एंड लेडीज एंड एवरीथिंग। तो वो एकदम ही अलग कैरेक्टर था जो मैंने आज तक पहले कभी, इनफैक्ट मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसा कैरेक्टर कभी एज एन ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस। मुझे लगा आम जिंदगी में आम जिंदगी में तो किसी ने नहीं देखा होगा ऐसा कैरेक्टर। तो उन्होंने तो इमेजिन करके बना भी दिया। मतलब मैंने स्क्रीन पे भी नहीं देखा था। नहीं, किसी ने नहीं देखा, स्क्रीन पे भी नहीं देखा होगा। राइट। मतलब लेस्बियन पिम्प है ना, जो लड़कियों को लड़की सप्लाई करती है। करेक्ट। ऐसी, हालांकि वो पूरी सीरीज ही इट्स अबाउट वुमेन। मैं जब कौन उसको कल्पेश भाई डायरेक्ट कर रहे थे ना? हाँ, और चारू भी करती थी। हाँ। मैंने 1-2 एपिसोड किए हैं कोई लड़के के। हाँ, ओके। तो वो बोल रही यार इंडस्ट्री की, वॉइस इंडस्ट्री की सभी लड़कियां खत्म हो गई हैं, मैं किसको बुलाऊं अब? इतने कैरेक्टर थे उसमें। करेक्ट, इतने कैरेक्टर थे ना लड़कियों के। डैडी कैसा, फिर डैडी का आपने किया कैरेक्टर अच्छे से? हाँ, मुझे फोन किया था कल्पेश जी ने पहले पूछने के लिए कि ऐसा कैरेक्टर है जिसमें वो गालियां वालियां बहुत बोलेगी, आर यू कंफर्टेबल, तुम बोल पाओगी? तो मैंने कहा मैंने कभी बोली नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोल पाऊंगी। तो फिर हमने शुरू किया, और शुरू में थोड़ा सा वो नेचुरल शायद नहीं लग रहा था मेरे मुंह से गाली सुनना। उनके लिए भी इट वाज वेरी वियर्ड, इवन दो आई वाज कंफर्टेबल। दे सेड कि यार मतलब वो फ्लो में नहीं लग रहा है, थोड़ा फिर से। तो लेकिन वो देन इट वंस आई गॉट अकस्टम टू इट, और उन्हें भी मेरी आवाज में गालियां सुनने की आदत हो गई। तो इनको मजा आने लगा, फिर वो नेचुरल फ्लो बनने लगा। हाँ, वेरी नाइस। लूसीफर में ईव किया आपने? ईव का कैरेक्टर किया। हाँ। वो एक कुछ सीजन, कौन से सीजन में आता है वो? चौथे या आई थिंक 4th में है, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ईव का कैरेक्टर क्या था, कैसे था? तो शी इज समबडी हु जस्ट अपीयर्स, मतलब वो लूसीफर का पास्ट है, और लूसीफर यहाँ पे एज अ ह्यूमन है, और ये ईव सडनली शी कम्स इनटू द पिक्चर एंड शी वांट्स टू गेट हिम बैक।
तो ऐसा ये कैरेक्टर था। और जो एक्ट्रेस ने किया है उसका भी मतलब स्टाइल एक बहुत अलग था। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लाइक यू नो एंटाइसिंग वे में शी वुड टॉक, बहुत ब्रेथ्स, इतने ब्रेथ की आप मतलब लाइन से ज्यादा सांसें सुनाई दे रही है। वो उसकी एक अलग स्टाइल थी बात करने की। तो वो मैं और दिव्या, तभी हम लोग, दिव्या यूज्ड टू डायरेक्ट मी एंड शी यार कितनी सांसें लेती है यार और हम भी गिन के रखते थे कि अच्छा ये वर्ड के बाद सांस लिए, यहाँ पे ये किया है, ये इनहेल, फिर इनहेल के बाद कहीं बाद में एक्सहेल करके सडनली बोलना चालू हो जाएगी। तो ऐसा सब वो था। तो बहुत लेकिन मजा आया था हम लोग को वो करने में कैरेक्टर। अच्छा, कभी कोई कैरेक्टर ऐसा होता है ना कि यार इंग्लिश में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन हिंदी में जैसे अभी सांसें लेना वगैरह, हाँ। तो जब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब ये तुमने कैरेक्टर किया, ईव का कैरेक्टर किया, तो मेरे को भी याद नहीं है, देखूंगा मैं, तो वो सांसें लेके या हिंदी में वो सही लग रहा था? हाँ। या वो अजीब तो नहीं लग रहा था? या हम बोलते हैं कि इसमें ऐसा ही किया तो ऐसे ही कर देते हैं, तो वो चैलेंज या वैसे तुमने कभी नोटिस किया एज एन आर्टिस्ट? नहीं, वो होता है क्योंकि जहां जहां ब्रेक आपको लेने हैं वहां आपको लेने ही पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द लिप सिंक। हाँ राइट, जहां सांस ली, अभी वो अपना वर्ड पर बीच में कहीं टूट जा रहा है तो वो इंग्लिश में नहीं हो रहा है पर अपने साथ ही हो रहा है हिंदी में, तो फिर वर्ड चेंज करो या सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करो, उल्टा करो, सीधा करो, या कुछ अलग उसको थोड़ा सा अडेप्ट कर लो अपने हिसाब से, मतलब हिंदी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से। तो ये सारी चीजें बहुत करनी पड़ रही थी हम लोग को उस वक्त, जैसे कल्चर के हिसाब से, हाँ, एज यू नो नेचुरल और एज यू कैन से क्लोज टू द ओरिजिनल एज पॉसिबल। तो जैसे इसका एक था ना, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कल्चरल जब चेंजेस होते हैं, हाँ, उनके में जैसे कोई स्पेनिश है जो इंग्लिश बोल रहा है, या जो कोई रशियन है जो इंग्लिश बोल रहा है, कोई जापानीज या मेडिटेरियन बंदा है या इंडियन बंदा है जो इंग्लिश बोल रहा है, तो थोड़ा अलग है उनका, है ना, इंग्लिश कंटेंट में। अभी क्या हुआ था, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी आई थी एवेंजर्स वाली सीरीज की, है ना, तो इसमें इस फिल्म में क्या था कि जो क्विक सिल्वर था, जो मेरा कैरेक्टर, और उसकी बहन, वो किसी दूसरी कंट्री से हैं, शायद रशिया या यूएसएसआर से टूट के जो बनते हैं ना, तो उनकी इंग्लिश का एक्सेंट अलग होता है। अब हिंदी में नॉर्मल हिंदी से अलग, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश से अलग एक्सेंट है उन लोगों का, वोंडा का और उसके भाई का, पियत्रो मैक्सिमोफ का, जो क्विक सिल्वर है। तो उन्होंने हमको बताओ क्या कैरेक्टर दिया, पता नहीं तुमने फिल्म देखी कि नहीं, हरियाणवी। अच्छा, हमने हरियाणवी में बात की है। वो पूजा ने कैरेक्टर किया था वोंडा का उस फिल्म में, और मैंने क्विक सिल्वर किया था। तो तन्ने समझ ना आई, मन ने ऐसा हुआ। इस मेरे कोई रिश्तेदार में किसी ने फिल्म देखी दिल्ली में आके, और हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो वो अपने बेटे को फिल्म दिखाने ले गई थी। अच्छा। हिंदी में कि छोटा है, मैंने इसको हिंदी में दिखाई थी, समझ में आई। बोला उन्होंने हरियाणवी कर दी थी। मैं ऐसे मुंह छुपा रहा था, मैंने बोला वो हरियाणवी मैंने ही बोली थी। फिर मैंने उनको समझाया, जो हमारा डिस्कशन हुआ ना अभी, कि क्या होता है, कभी कभी वही सब समझाए कि वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था, तो उसको अलग दिखाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए अपने आप पे कैसे दिखाएं, तो हमको थोड़ा सा लोकल भाषा यूज करनी पड़ती है, और वो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो जो क्रिएटिव चैनल साइड से अप्रूव होता है या क्लाइंट साइड से अप्रूव होता है। वो लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन राजस्थान हरियाणा के बच्चों ने जब वो फिल्म रिलीज हुई ना, और उन्होंने मेरी आवाज पहचानी, उन्होंने मैसेज किया, बोला सर मजा आ गया आपकी आवाज सुन के। अरे पहले उसमें पहला डायलॉग था, वो हॉकाई के तीर से बच रहा है, सरकार छोरे दिखाई ना दिया तन्ने। पहला डायलॉग है उसका। तो कुछ बच्चों का रिप्लाई आया, अच्छा था। तो मैं यही पूछना चाह रहा था तुमसे कि तुमने भी ऐसा फील किया कभी कभी, कुछ अलग करवाना के चक्कर में कुछ हिट हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है? हाँ, कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ नहीं। और अगेन कोई चीजें किसी ऑडियंस के साथ काम करेगी, दूसरी कैटेगरी के साथ नहीं करेगी। हाँ, ये भी है। हाँ, तो लेकिन एज ए क्रिएटिव हमको तब उस कॉन्टेक्स्ट में, उस कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमको सोच के वो करना पड़ता है। करेक्ट, जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। परिग्ना यार, मुझे काफ़ी अमेजिंग रहा आपके साथ बात करना। काफ़ी चीज़ों के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आपकी जो स्टडी है, साइकोलॉजी है, जो आपने पढ़ी है, फिर आपने आपने मतलब जो ट्रेनिंग ली है पूरी, वोकल ट्रेनिंग ली है, क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है, वो कैसे हेल्प किया एज एन एक्टर, एज ए वॉइस एक्टर। फिर हमने बात की इस बारे में कि कैसे जो मेरे को लगा कि एक डिवाइन इंटरवेंशन तुम्हारी लाइफ में है, जो तुमको हर चीज़ में तुम्हारे पाथ को गाइड कर रहा है। हाँ। इसलिए तुम बहुत ना फ्लॉलेसली या इजीली चीज़ों में यू गेट इनटू इट, यू कम आउट ऑफ इट, है ना। कोई भी कैरेक्टर हो या सिचुएशन हो, शायद, है ना।
तो मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि लाइफ में तुम्हें पावर कैसे मिलती है, या उसके लिए तुम कुछ करती हो, या यू डू योगा और मेडिटेशन, ऐसे कुछ लाइफ में और कुछ तुमने ऐड किया है बीइंग एन आर्टिस्ट, या बीइंग ए आप क्योंकि कला से इतने सालों से जुड़े हुए हो, तो एक अलग एस्पेक्ट से हम देखते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हाँ, तो वो कुछ करते हो क्या आप? मैंने रिसेंटली चालू किया है एक्चुअली। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे बहुत सालों से ये बोला गया है कि योगा करो, योगा करो, योगा करो। अच्छा, कौन बोलता था? और बहुत सारे लोग, और माई मॉम, मेरी मम्मी जो है वो herself has been a yoga instructor for years before I was born. अच्छा। पर फिर बाद में छूट गया उनका, और पता नहीं, वो पहले शायद अभी बोलती है मम्मी कि मैं कोशिश करती थी तुम लोगों को घर में सिखाने की, तुम लोग कुछ ध्यान नहीं देते थे, आई डोंट रिमेम्बर, तो वो कभी हुआ नहीं वैसे। और मेरे एक साइकोलॉजी के कॉलेज में मेरे एक सर थे, डॉक्टर मुकुल जोशी करके, वो तो बेसिकली मैं उनके पास जाती थी क्योंकि मुझे ना, मैं बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ऐसे जनरली, तो मैं उनके पास बहुत बार ऐसे कुछ एडवाइस के लिए या कभी किसी एक छोटे काउंसलिंग सेशन के लिए वगैरह में जाती थी, तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुमको ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तुमने इतनी बड़ी लिस्ट मेरे को दी है, तुमको इतनी इतनी प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम योगा करो ना, तुम सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड आई वुड थिंक कि यार, मतलब मेरे प्रोफेशनल में मेरे को म्यूजिक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे घर पे कुछ झगड़े हो रहे हैं मम्मी पापा के साथ या मेरी बहन के साथ, क्या योगा क्या मुझे इसमें हेल्प करने वाला है? तो मैंने कभी, आई नेवर टुक इट सीरियसली, बट नाउ दैट आई एम डूइंग इट, सो मैंने अभी रिसेंटली सात्विक मूवमेंट का जो उनका एक प्रोग्राम है योगा का, तो इट्स लाइक देयर आर 3 प्रोग्राम्स, एक बिगिनर्स है, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर एक एडवांस लेवल होता है। तो मैंने तीनों एक के बाद एक किए ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, और रेगुलरली मैं जब भी वो नहीं भी होता है प्रोग्राम, तो मैं खुद से, वो भी देते हैं एक्सरसाइज, मतलब क्या आपको करना है, मंडला वगैरह, और मैंने सीखा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो करेंगे, वो उसी दौरान आप कर रहे हैं, वो आप सीख रहे हैं। दैट इज हाउ दे ऑल्सो टेल यू कि आप, दिस इज अ वर्कशॉप, दिस इज नॉट लाइक कि ये 20 मिनट का सेशन है जो मैं बोल रही हूँ वो आप करो, वैसा नहीं है। आप सीख लो, आपको नाम आने चाहिए, आपको उसके सारे स्टेप्स आने चाहिए, आप सीखो कि कैसे करना है, और फिर आप वो करो खुद। तो वो मैं अभी कर रही हूँ, और यकीन मानो उसका फायदा मुझे हर एक चीज में हो रहा है, हर एक चीज में हो रहा है, हर एक चीज में। मतलब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने इतने सालों तक क्यों नहीं किया। कैसे फायदा हो रहा है, मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स योर फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव्स। तो एज यू हैव सीन मी ओवर, मतलब फॉर इयर्स आई हैव ऑलवेज बीन दिस वेरी थिन, ऐसे पटीट। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार मैं इतनी फ्रेजाइल हो गई हूँ कि मैं कहीं टकरा गई तो मैं टूट जाऊंगी। एंड आई वाज फीलिंग आल्सो प्रीटी वीक, मतलब तो आई हैड टू वर्क ऑन माई फिजिकल कैपेसिटी, आई वॉन्टेड टू बिल्ड स्ट्रेंथ, तो दैट वॉज माई फर्स्ट रीजन टू स्टार्ट योगा। पर जो मुझे रिजल्ट मिलने लगे वो मुझे मेंटल इमोशनल हेल्थ में मिलने लगे। वेरी नाइस। सो आई स्टार्टेड बिकमिंग अ कामर पर्सन। आई कुड सी many other perspectives other than my own. तो एक ही सिचुएशन जहाँ पे मैं otherwise I would just react कि ये क्या है, उसके बदले I could understand कि अच्छा इसको ऐसा लग रहा है इसलिए ये बेचारा ऐसे पूछ रहा है, तो उसको उसके तरीके से समझाते हैं। तो ये सारी चीजें होने लगी। एंड ऐसा नहीं कि पहले ये सब थियरी में पता नहीं था, पता सब कुछ था, पर वो हो नहीं पा रहा था। प्रैक्टिस में लाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो अपने आप हो रहा है काफी एफर्टलेसली, मतलब विथ वेरी लेस एफर्ट इट इज हैपनिंग। एंड आई ऑल्सो वेंट टू ईशा फाउंडेशन। मैंने पहले भी इनर इंजीनियरिंग किया था बहुत सालों पहले। अच्छा। पर वो प्रैक्टिस में मैं रह नहीं पाई। माई डॉटर वॉज ऑल्सो प्रीटी यंग एट दैट टाइम। अभी मैं वापस रिट्रीट में कोयम्बतूर में जाके मैं करके आया। अभी नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग दैट ऑल्सो, मेडिटेशन उनकी जो वो सिखाते हैं क्रिया, शांभवी महामुद्रा। करेक्ट। तो वो मैं रेगुलरली करती हूँ। तो मेरा वो दिन का 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम रहता है कि मैं योगा भी करती हूँ और फिर ये भी करती हूँ। और वो मुझे इतना हेल्प करता है जस्ट टू स्टे काम। मतलब आई विल जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। ड्राइविंग जैसे मैं करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ गाड़ी में जाती हूँ, मेरी रोड रेज जो लेवल पे थी, मतलब पूछो मत। ऐसे कांच नीचे करके, जब मेरे पास पुरानी गाड़ी थी ऐसे वाले कांच, वो कांच नीचे करके उसको चिल्ला दो, ये क्या दिमाग नहीं है, अंधा है, दिखता नहीं है, ये सब होता था। और अब आई एम एबल टू जस्ट लाइक टेल माई सेल्फ कि उसको जो करना है वो करेगा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। एंड देयर इज नो नेसेसिटी कि आई हैव टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग। तो और ये योगा से हुआ है, योगा से। एंड ऑल्सो शांभवी महामुद्रा क्रिया हैज हेल्प्ड मी क्वाइट अ लॉट। क्रिया योग, या तो ये अभी तो ऐसे हो गया कि आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे कि यार कल सुबह उठूंगी और फिर मैं योगा करूंगी।
क्या बात तो है यूजुअली क्या होता है, इफ यू हैव सीन, ये सोशल मीडिया पे भी आते रहता है, जो मम्मीज जो होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, दे विल कीप ऑन डूइंग दिस रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन. ये एक चीज है, मुझे भी नहीं पता था, आई डिड नॉट नो द टर्म रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन. हाँ, उसमें क्या होता है? व्हाट यू डू इज, पूरी आपकी फैमिली सो गई है, घर में सब सो गए हैं, आपको भी बड़ी नींद आ रही है, आप बहुत थक गए, पर आप जागते रहेंगे जस्ट बिकॉज आपको मी टाइम चाहिए. आपको वो शांति वाला टाइम चाहिए जहाँ पे कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, कोई किसी को आपकी जरूरत नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. अच्छा. आपको पता है कि कल सुबह जल्दी उठना है, बट यू विल स्टिल कीप ऑन स्टेइंग अप. तो वो बहुत सारी मॉम्स करती हैं. अच्छा. तो मैंने भी ये बहुत किया है, बहुत सालों तक किया. एंड आई वुड बी लाइक कि जो भी हो मैं तो जागती रहूंगी, बट अब मुझे लगता है कि मुझे सोना है जल्दी, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है. सो बेसिकली इट इज लाइक यू आर अवॉइडिंग द नेक्स्ट डे, सो यू आर प्रोलॉन्गिंग टुडे in order to avoid tomorrow, whereas now I'm looking forward to tomorrow. So it's a very beautiful change that has happened. And I am just hoping I should be able to stay consistent, and I should be able to keep on practicing this, because this is a blessing which I found. नहीं, बिल्कुल ये ब्लेसिंग है. और मेरे को भी कभी कभी लगता है कि मेरे को ना ऐसे, क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था कि तुमने भी शांभवी वगैरह किया है, मैंने भी किया है चीज़ें, मैंने हठे योगा भी सीखा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं कर पा रहा हूँ यार. मैं प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से बहुत मिस हो जाता है. तो ये ना कभी कभी साइंस होते हैं आपके सामने, ऐसे लोगों को बार बार, जैसे कुछ दिनों पहले कृतार्थ आया था, उसके साथ ही मेरी बात हुई. मैं कुछ दिन शुरू करता हूँ, फिर मेरा शेड्यूल ऐसे होते हैं, मिस हो जाता है यार. बट आई मिस दिस योग एंड दिस शांभवी महामुद्रा. बोलने से कुछ नहीं, वो करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. मैं भी नहीं कर पाई थी, और मैं भी यही सोचती कि यार मेरी छोटी बेटी है, इसका ये रहता है वो रहता है, मैं कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी. ये मेरा जस्टिफिकेशन था. पर अगर आप किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं तो देन यू विल मैनेज. करेक्ट. आपको सिर्फ अगर आपको करना है तो आप करके ही रहोगे. करेक्ट. ऐसा है. तो वो कमिटमेंट लेवल, तो आज जाके मैं सोच रहा हूँ, so this is actually a sign, as you said, कि ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो you should get motivated to बिल्कुल continue. बिल्कुल करना चाहिए. और इसी थॉट से मुझे लगता है इस हमारी कॉन्वर्जेशन से मैं जागृत हो गया हूँ. मुझे लग रहा है मुझे अभी कुछ करना चाहिए. थैंक यू सो मच यार परिग्ना, आने के लिए, विचार एंड वाइब्स में अपने विचार रखने के लिए, इतनी अपनी म्यूजिकल वाइब्स रखने के लिए. आई होप तुम्हें भी अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लाइक्ड दिस पॉडकास्ट. मैंने दूसरों के भी जो देखे हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉइसिंग की नहीं, बहुत अलग अलग बहुत सारी बातें होती है. तो इट्स लाइक you are discussing life in a way. जो नाम भी इसका है, विचार एंड वाइब्स, so it involves a lot of things. So मजा आया मुझे भी. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. और ये ना हम अपने जो यहाँ आते हैं विचार, उनको एक छोटा सा साउंड से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, है ना. दिस इज वेरी नाइस. थैंक यू. बहुत सुंदर है. ये चलता भी है, शो पीस नहीं है ये. अच्छा. तो हमारा एडिटर बोलता है एंड एपिसोड में आप सबको यही बताते हो कि ये चलता भी है. क्योंकि सबको पहले लगता है ये सिर्फ शो पीस है. यूजुअली ऐसा पता नहीं चलता कि इतनी छोटे कॉम्पैक्ट में ये भी होगा कि दिस इज आल्सो देयर. वेरी नाइस. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच परिग्ना. थैंक यू सो मच गाइस. बताइए आज का विचार एंड वाइब्स आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा. और परिग्ना से अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. आगे आप और किससे मिलना चाहते हैं बताइए. आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उन सबको बुलाने की विचार एंड वाइब्स में. और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो. चैनल सब्सक्राइब होगा, लोग ज़्यादा आएंगे तो हम कुछ मोटिवेशन मिलेगी, हमारी टीम को अच्छा लगेगा. तो आप कर दीजिए थोड़ा सा, है ना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू परिग्ना. Thank you once again. Thank you.